नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में रोजाना 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है। हरियाणा सरकार लगातार लोगों को भरोसा दिला रही है कि प्रदेश में कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने की बात भी लगातार कही जा रही है। सरकार वैक्सीन और टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ा रही है। और इस सबके बीच गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत से प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें देखने को मिली हैं। लॉकडाउन के डर से मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। हालांकि यहां पर सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश सरकार अपील कर रही है तो फिर मजदूर पलायन आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या लॉकडाउन से कोरोना पर कंट्रोल होगा? साथ ही समाज अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? बड़ा सवाल यह भी है। वहीं चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इसमें प्रदेश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर महामंथन किया गया। कोरोना के इस हाल को लेकर महामंथन किया गया और इस सिचुएशन के मद्देनजर पूरी व्यवस्था की समीक्षा भी की गई है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दवाई की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। विज ने बताया कि प्रदेश में हर दिन 40,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हरियाणा के पास 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। प्रदेश में कोरोना क्रिटिकल सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश के ऑक्सीजन के सभी प्लांट्स पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका टेस्ट करवाकर इलाज शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पूरा डेटा ऑनलाइन करेगा। आंदोलन में बैठे किसानों से बातचीत कर किसानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई पलायन नहीं होने की बात कही है। साथ ही मजदूर भाइयों का रोजगार चलते रहने की बात भी विज की तरफ से दोहराई गई है। हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रेमडेसिविर है। कहीं पर हमने कह दिया हमारे पास पूरा स्टॉक है और हमने एसडीसी को कह दिया कि सारे हरियाणा में वो चेकिंग करवाएं। अगर कहीं पर भी ब्लैक की खबर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है, उनको हमने अरेस्ट करवाया है 3 लोगों को। बाकियों को भी जेल के अंदर डालेंगे अगर ऐसे टाइम में वो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं। और सरकार के स्टोर में भी रेमडेसिविर और बाकी मेडिसिन सफिशिएंट क्वांटिटी में है। प्राइवेट को भी मिले, इसका भी हम इंश्योर करेंगे कि प्राइवेट को भी ठीक दाम के ऊपर मिले। और जिसको भी रेमडेसिविर दी जाएगी उसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो नोट किया जाएगा ताकि किसको दी गई उसका पता लग सके। हरियाणा में लॉकडाउन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और सभी इंडस्ट्री वालों को और मजदूर भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडा में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री भी चलेगी और आपका रोज़गार भी चलता रहेगा। किसी प्रकार के प्लान की ज़रूरत नहीं। बड़ी बहस के बड़े सवाल से आपको रूबरू करा दें कि आखिर अपील के बाद भी मजदूरों का पलायन आखिर क्यों हो रहा है। लगातार अपील की जा रही सरकार की तरफ से। गृहमंत्री ने भी कहा कि मजदूर यहां पर रहें, व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह भी क्या लॉकडाउन से ही कोरोना कंट्रोल हो पाएगा? और आखिर समाज अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? बड़ा सवाल यह भी है। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि आखिर जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस सामने आए हैं, क्या लॉकडाउन ही एक जरिया बन चुका है सर कोविड को काबू करने के लिए? और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या समाज अपनी जिम्मेदारी समझ पाएगा? और अगर समझेगा तो आखिर कब तक? जिस तरह से लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे करा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर, सबसे पहला यही सवाल कि आखिर जिस तरह से अब तक स्थिति रही है, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है काबू करने के लिए कोविड को, और साथ ही मजदूरों को लेकर भी ये जानकारी, ये अपील दी जा रही है कि मजदूर इस बात को लेकर आश्वस्त दिखें कि फिलहाल लॉकडाउन प्रदेश में नहीं लगने वाला है। लेकिन इसके बावजूद अगर पलायन हो रहा है तो उसका कारण क्या है?
प्रवीण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है आयुष? हाँ प्रवीण जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है। देखिए, मैं वही कह रहा था आयुष के सरकार की तरफ से लगातार अलग अलग मंचों से, सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से और तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से भी ये बात बार बार कही गई कि हम लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जनता से बार बार आग्रह किया जा रहा है, बार बार अपील की जा रही है कि वो जो सरकार की तरफ से एसओपी जारी हुई, गाइडलाइन जारी हुई कोरोना के लिए, उस बिहेवियर को जनता एडॉप्ट करे, मास्क लगाए, हाथ सैनिटाइज करे, हाथ बार बार धोए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे, और यही एक हथियार है इस महामारी से लड़ने का। और आपने भी जैसे अपने पैकेज में आयुष जिक्र किया कि सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी तरह से सतर्क है इस महामारी के खिलाफ। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे पास पर्याप्त बेड अवेलेबल है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन अवेलेबल है, हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, हमारे पास आईसीयूज अवेलेबल है। किसी भी तरह की परेशानी आज हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अगर हम बात करते हैं वो नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की तरफ से लगातार इस महामारी के साथ लड़ने के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति हो रही है। जैसे आप अपने पैकेज में ऑक्सीजन का आपने बाकायदा जिक्र किया, क्योंकि आजकल अगर हम देखें अलग अलग प्रदेशों से ऑक्सीजन के बारे में खबरें आती है, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि 270 एमटी ऑक्सीजन हमारे पास आज के टाइम पे अवेलेबल है और हमारी जो दृष्टि है वो मात्र 60 एमटी की है। तो कहीं ना कहीं चाहे मेडिसिन की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, ये सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। और बाकायदा जो आपने सवाल किया था मजदूर भाइयों के लिए, जो पलायन की आपने बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये अपील करूंगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही और लॉकडाउन उपाय भी नहीं है। बाकायदा उनका रोजगार, काम धंधे, उद्योग सुचारू रूप से चलते रहे, इसीलिए सरकार की तरफ से हर भरसक कोशिश हो रही है इस महामारी को रोकने के लिए। प्रवीण जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि आखिर मजदूर गुमराह हो रहे हैं या फिर उनके जहन में एक डर बसा हुआ है? पिछले साल जिस सिचुएशन में मजदूरों को घर वापसी करनी पड़ी थी, ऐसा तो नहीं मजदूरों के सामने वो जहन में उनके अभी भी जिंदा है वो यादें? और यही वजह है कि जिस तरह से सख्तियाँ बढ़ी हैं बाकी प्रदेशों में, चाहे दिल्ली में लॉकडाउन की बात की जाए, महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू की बात की जाए, आंशिक तौर पर भी कई सारे प्रदेशों की तरफ से सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, ये एक बड़ा कारण हो सकता है या फिर जो पिछले साल का सबक है उसको आप मान रहे हैं कारण? जैसे आपने देखा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बाकायदा एक शब्द का प्रयोग किया और वो है प्रोपेगेंडा। उन्होंने इस शब्द का बाकायदा प्रयोग किया और इसका कारण भी है। मैं आपको पिछले साल का एक वाकया याद दिलाता हूं। जब ये पलायन होना शुरू हुआ था, दिल्ली आनंद विहार की वो घटना आपको याद होगी, जिसमें बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से जीप के अंदर, वाहनों के अंदर अनाउंसमेंट की जा रही थी प्रवासी भाइयों के लिए कि आनंद विहार बस स्टैंड पे बसें इंतजार कर रही हैं आपको यूपी लेके जाने के लिए। वो एक इस तरह का प्रोपेगेंडा था, एक तरह से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश थी। और ये सबसे ऊंची राजनीति होती है, ये राजनीति का सबसे निम्न स्तर है। आपको एक और घटना याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था, राहुल गांधी जी बाकायदा प्रवासी भाइयों के साथ अंबाला में चर्चा करके और फोटो खिंचवा के मीडिया के अंदर जारी करते हैं, जबकि वही राहुल गांधी जी अब महाराष्ट्र में क्यों नहीं जा रहे हैं, अब जाके वहां फोटो क्यों नहीं खिंचवा लेते हैं, वहां से जो पलायन हो रहा है उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। तो वो राजनीति का सबसे निम्न स्तर था, इसीलिए बार बार हमारी तरफ से अपील हो रही है। आपको एक और बात याद दिला देता हूँ, उस वक्त पंजाब से जो प्रवासी भाई माइग्रेट कर रहे थे, हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा अलग अलग जगह पे कैंप लगा के उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की, बाकायदा उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसें चलाई, ट्रेन के अंदर उनको पहुंचाया, और इस तरह की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने उस वक्त भी की। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि इस तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडे से मुझे लगता है बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारात्मक राजनीति कम से कम उन भाइयों के लिए जिनके बारे में आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नकारात्मक प्रभाव लेके आती है। केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए कोई भी ऐसा बयान जारी कर देना या कोई भी ऐसी बात कह देना जिससे कि इस तरह का पैनिक क्रिएट हो, मुझे लगता है वो किसी तरह से भी उचित नहीं है। और इस तरह की महामारी में तो हम सबका सामूहिक दायित्व हो जाता है कि हम इस तरह की महामारी से लड़ सके और अपने लोगों को उससे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन प्रवीण जी, अगर विपक्ष इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है या इस तरह की कोशिश किसी की भी है मजदूरों को भ्रम में डालने की, तो
तो फिर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या किया जा रहा है? खासतौर पर मैं संगठन की लिहाज से भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से दावा किया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन आपका है। तो फिर ये बात सरकार का मैसेज मजदूरों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सोनीपत से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि गृहमंत्री ने बात दोहराई है कि मजदूरों को पलायन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई नौबत नहीं है, लॉकडाउन नहीं होगा। इसके बावजूद भी स्थिति तो वही दिख रही है। सरकार की तरफ से मैंने पहले भी बताया है कि सरकार के प्रतिनिधि, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें या हम चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करें, उनकी तरफ से तो बार बार आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए और दूसरे जो माध्यम है उनके जरिए अपील की जा रही है। लेकिन जो आपने संगठन का सवाल किया, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बाकायदा प्रदेश स्तर पे टीमों का गठन किया और उन टीमों को ये दायित्व दिया कि प्रदेश में अगर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी आती है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से हो, चाहे वो बेड के लिए हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, चाहे वो इस तरह से जो आपने प्रवासी भाइयों की बात की इनसे संबंधित हो, तो उन टीमों को दायित्व सौंपा है कि सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो बाकायदा अलग अलग लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है प्रवीण जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। बालमुकुंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। कांग्रेस की तरफ से आप जुड़े हैं चर्चा में, स्वागत है आपका। बालमुकुंद जी, आपने प्रवीण अत्रे जी को भी सुना, लेकिन फिलहाल जो पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसका कारण आप क्या मानते हैं? बीजेपी कह रही कि विपक्ष की तरफ से जिस तरह से पिछले साल एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, उसका असर दिख रहा है। आप इससे कितने सहमत हैं और कारण क्या मानते हैं कि अगर मजदूर फिर से घर वापसी कर रहा है? देखिए, ये एक महामारी है। अब मैं समझता हूँ इस पे राजनीति अगर हम लोग ना करें ना, तो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी ये महसूस होगा कि हम संजीदा पॉलिटिशियन पर्सन हैं। राजनीति के अंदर भी शुचिता और विचारों का भी बहुत बड़ा महत्व है। 586 केस थे देश में, तो लॉकडाउन लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कहते हैं कि लॉकडाउन इसका समाधान ही नहीं है, अच्छा 3.25 लाख केस हो रहे हैं। मैं राजनीति में इसको बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपके माध्यम से जो प्रदेश की जनता सुन रही है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, दवाइयों की कालाबाजारी ना हो, बेड्स लोगों को उपलब्ध हो। अगर मजदूर पलायन कर रहे हैं, आप ये बात समझिए, हमारे सबके बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, आपके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग भी हैं, सबको अपने परिवारों की चिंता है। कोई किसी के बरगलाने से तो छोड़िए जनाब, कोई किसी के कहने से, प्रवीण अत्रे आज कह दे पंचकुला में एक आदमी इनके कहने से ना आए, एक आदमी इस महामारी में मेरे कहने से, इसमें तो किसी से मिलना ही नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको एकांतवास में रहना है। उस एकांतवास की अपील जब सरकार भी करती है और हमारे कहने से करोड़ों लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इसका मतलब तो प्रभाव है हमारा। ये इस तरीके की बचकाना हरकतें और बीच में बात बोलना, हमने इसमें क्या करना चाहिए? जहां तक मैं समझता हूँ, सरकार के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बात रखी, मैं स्वागत करता हूँ उस बात का। अगर हमारे पास दवाइयों का स्टॉक है, बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्रदेश के लिए, और ये एक जिम्मेवारी भी है सरकार की, तो होनी चाहिए। और विपक्ष के नाते होने के नाते हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार करेंगे। आज ही हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने एक कमेटी का गठन किया है जो कोविड में सरकार का सहयोग करेगी। मैं भी उसका सदस्य हूँ। मुझे आज दिन में 1-1.5 बजे सूचना मिली मेरे दफ्तर की तरफ से कि कोविड की तरह एक कमेटी गठित की है, जो पिछले समय में भी की गई। पिछले साल कोविड में एक कमेटी गठित की थी जिसका मैं सदस्य था, और रामकिशन जी हमारे जो पूर्व विधायक CPS है वो उसके चेयरमैन थे। तो हमने जब भी सरकार को जो भी आर्थिक सहायता भी हमने दी, मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के हमने चेक बेच किया, हमने गाड़ियों का प्रबंध किया, बसों में किया, ट्रेनों में जो लोग गए उनके लिए प्रबंध किया, और अब भी हमारी पूरी तैयारी, हम आज से सक्रिय हो गए, कल से हम अपना कार्य देख लेंगे जाकर के। आज हमारे को सूचित किया गया है, मैं उसका खुद धन्यवाद। और मैं तो प्रवीण अत्रे जी से भी निवेदन किया, ये बहुत ही सुलझे हुए और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, काफी सालों से मेरा इनसे परिचय है, इन बातों को आप छोड़ दीजिए। अगर कोई अगर भरम फैलाता है उसके खिलाफ सरकार के पास आप एक जो महामारी कानून कहते हुए नियम है, आप मुकदमा दर्ज। चलिए ठीक है बालमुकुंद जी, बिल्कुल आपने ये कहा कि जो अगर ऐसा कर रहा है कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सरकार जागरूकता को लेकर क्या कर रही है? अमनदीप जी, मेरा सवाल आपसे भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मजदूरों का पलायन हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस ये कह रही कि जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, व्यवस्था न होता देख, लगातार सख्तियां बढ़ता देख, इस वजह से मजदूरों का पलायन हो रहा है। अमनदीप जी जी देखिए, सबसे बड़ा कारण मजदूरों का पलायन इसलिए हो रहा है कि उनको सरकार की व्यवस्थाओं पर
सरकार की घोषणाओं पर, सरकार की महामारी की तैयारी को लेकर के बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और देखिए, अभी तक आज केवल दिल्ली की सूचना आई है लॉकडाउन की, लेकिन हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि पूरे देश में जो मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। उनको पहले से ही ये डर बैठ गया है कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी, और यहाँ तक के लोग कहते हैं कि इसे केवल बंगाल चुनाव का सरकार जो है इंतजार कर रही है, उसके बाद एकदम से लॉकडाउन लगाएगी। तो ये जो, अगर इसको आप भारतीय जनता पार्टी अगर इसको अफवाह कहती है, विपक्ष का बहकावा कहती है, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से आया है इस अफवाह को रोकने के लिए, मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कोई ऐसा कदम। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, करीब 1 महीना पहले भी मैं आपके चैनल पर इसी मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे थे, जब कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा था और विशेषज्ञ भी, मेडिकल फील्ड से विशेषज्ञ भी थे हमारे साथ डिस्कशन में। हमारा तब भी यही डिस्कशन हुआ था कि हरियाणा सरकार बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठा रही है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाना चाह रही। हर कोने से, हर तरफ से आवाज आ रही है कि कोरोना की महामारी बढ़ रही है, तो सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ तैयारी करनी चाहिए कुछ। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश के जिस हिसाब से रैलियां कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो देश के इतने बड़े पदों पर हैं, लोगों के लिए वो एक प्रेरणादायक है, तो लोग उनको देखकर ये सोच रहे हैं कि कोरोना की महामारी नहीं है और हल्के में ले रहे हैं इस बात को। तो नहीं, अमनदीप जी, अगर हल्के में ले तो फिर घर क्यों वापस जाते, सवाल ये है। लेकिन मैं आपका रुख करता हूँ, अत्री जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले एसडी त्यागी जी से समझना होगा कि आखिर जो मजदूर हैं अगर वापसी कर रहे हैं घर की तरफ, तो इसका बुनियादी कारण क्या है। त्यागी सर, ये बताने की कोशिश करिए दरअसल कि जमीन पर हकीकत क्या है। क्या सुविधाओं के अभाव में मजदूरों का पलायन हो रहा है, या फिर जागरूकता की कमी है? सरकार के लगातार बताने के बावजूद अगर मजदूर घर वापसी करने क्यों मजबूर हैं, तो फिर इसका बुनियादी कारण क्या दिख रहा है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जरा विस्तार से कहना चाहूंगा। पिछले लॉकडाउन का अनुभव हम लोगों के पास है। दिल्ली में जो भी घटना घटती है उसका पूरे एनसीआर में और पूरे देश में प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग हैं, अभी दिल्ली में गवर्नर, एलजी और चीफ मिनिस्टर ने इनका लॉकडाउन लगा दिया। पिछली बार के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी, इस बार दिल्ली सरकार और एलजी केंद्र सरकार का पार्ट है, दोनों ने मिलकर दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, कर्फ्यू की। उसमें बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा से दिल्ली में काम करने के लिए जाते हैं जी। वो अपने घर बैठ के बेरोजगार हो गए। जब वो बेरोजगार हो गए और किराए पे रहते हैं, ऐसे मजदूर है, ठेका मजदूर जो कंपनियों में ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलनी बंद होगी, उनको किराएदार किराया मांगता है, उनसे उधार दुकानदार उनको सामान नहीं देता, तो उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। जो पिछला लॉकडाउन का हमारा अनुभव है, उसमें 3 जून 2020 को मेरी वर्चुअल मीटिंग हुई थी खट्टर साहब के साथ, और 2.5 घंटे मीटिंग चली थी। उन्होंने हमसे ये सुझाव भी मांगे थे, रिक्वेस्ट करी थी कि मजदूरों को रोका जाए, पलायन नहीं होने दिया जाए, और क्यों हो रहा है ये भी जानकारी चाहिए थी। सरकार दावे तो बहुत कर रही है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन पीरियड की सभी वर्कर्स को सैलरी दी जाएगी पूरी, सब खुद से सार भी घर बैठे सैलरी मिल जाएगी और हमारा खाना पानी चलता रहेगा। क्या किसी एक भी स्मॉल स्केल वाले ने, बड़े वाले ने, जहां पे यूनियनाइज थे लोग, वहां तो उन्होंने यूनियन के से ले ली होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बसें बनती, ट्रेन बनती, मकान मालिक किराया मांगता है और उधार राशन मिलना बंद हो गया, तो मरता क्या नहीं करता, मजदूर अपनी जान पे खेल कर सड़कों पर पैदल भागने लगे। उनको कोई किसी ने कोई मदद नहीं करी। मैं हिंद मजदूर सभा के नाते और हरियाणा सरकार जानती है कि हमारी 2-3 बड़ी कंपनी है, एस्कॉर्स नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, जेसीबी, कैनोरबम से हमने उन कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, कैंटीन, और वहां पे बल्क में खाने बनवाए और पैकेट बनवा के रास्तों में हरियाणा पुलिस की सहायता से भूखे बच्चों को, भूखे लोगों को जो भाग रहे थे पैदल, वो रुकते नहीं रहे थे, ना पुलिस से नाम थे, लेकिन जो पैदल लाइन लगा के जा रहे थे उनको काफी दिन, जब तक लॉकडाउन रहा, वो भागते रहे।
हमने उनको खाना पहुंचाने का काम किया। ये होते हैं कार्य जो जमीन पर नजर आते हैं। दावे तो सब पार्टियां कर रही हैं, हमने मजदूरों के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। बिल्कुल। लेकिन मजदूरों त्यागी जी, जो आपने सवाल ना, उठाए उसी का जवाब प्रवीण अत्री से जान लेते हैं। डॉक्टर ए के पांडे, मैं आपका भी रुख करूंगा क्योंकि मेडिकल पर्सपेक्टिव आप ही बेहतर बता पाएंगे। हाँ ठीक है, त्यागी सर बात पूरी करिए, फिर मैं अत्री जी के पास जाता हूँ। ईएसआई हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, हाँ जो वर्कर की ईएसआई करती है, उससे मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ। आज 90% वहाँ पे आउटसाइडर है, और जो मजदूरों को जिनको कोरोना हो रहा, कोविड के पेशेंट हैं, प्राइवेट और दोनों हॉस्पिटल है, वो इधर उधर धक्के खाते घूम रहे हैं। और वहाँ एक मजदूर नेता भी अंदर अभी मुसीबत से जूझ रहा है। सर मुझे वहाँ से पोस्ट करिए, त्यागी जी कुछ करिए, मजदूरों का ईएसआई में और बीके में सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा। ठीक है त्यागी जी, जो सवाल आपने उठाया उन्हीं का जवाब अत्री जी देना चाह रहे हैं। अत्री जी, टेक्निकल ग्राउंड्स पर बेहतर तरीके से बताया त्यागी सर ने कि आखिर दिक्कतें क्या हैं। अगर दिल्ली में काम करने मजदूर आते हैं और रहते वो हरियाणा में हैं, तो फिर पलायन उनका एक ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि अगर रोजी रहेगी नहीं तो फिर रुकने का कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा जो पिछले साल का सबक मजदूरों के साथ है, वो सबक तो वो भूले नहीं है। हजारों किलोमीटर की यात्रा मजबूरी में करनी पड़ी थी, वो सबक कैसे वो भूल जाएंगे? प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल रही है? मैं पहले तो इस संशय को खत्म करने के लिए इस बात का जवाब दूंगा। देखिए, पहले क्या था, जब पहले लॉकडाउन किया गया, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये सवाल उठा रहे थे कि साहब उस वक्त इतने केसेस थे तो लॉकडाउन कर दिया गया, अब उतने केसेस थे तो अरे भाई मैंने आपके बारे में नहीं कहा, अरे भाई मैंने आपके बारे में नहीं कहा, अरे किसको बिठाया भाई, मैंने आपके बारे में बात नहीं की। ठीक है, आपसी बहसबाजी मत करिए, आप दोनों से ही गुजारिश है। नहीं, कौन है मैंने आपके बारे में बात ही नहीं की, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब दे रहा हूँ। सुन लिया करो पहले ध्यान। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी क्या कहा था कि भाई जिस वक्त कम केसेस थे तो लॉकडाउन लगा दिया गया था, अब केसेस ज्यादा है तो सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही। यही समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए, जिस वक्त ये महामारी पूरे विश्व में आई थी आयुष, आप बेहतर जानते हैं, उस वक्त इस महामारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। इस वायरस की नेचर क्या है, ये वायरस म्यूटेट कितनी बार होता है, इस वायरस के अंदर समस्या क्या आती है, कोई जानकारी नहीं थी। और उस प्रवीण अत्री जी, अभी भी जानकारी नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कम से कम, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बाकी प्रदेशों में लॉकडाउन लग रहा है। आंशिक तौर पर भी लॉकडाउन मध्य प्रदेश में लगाया गया है, आपकी सत्ता वहां पर है, 25 से ज्यादा जिले वहां पर लॉक हो चुके हैं। नए स्ट्रेन्स जो आ रहे हैं उसके बारे में भी अभी देश में कितनी म्यूटेशन हुए इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें। पहले बात पूरी हाँ बिल्कुल कहिए। ज्यादा अच्छा लगता है आपको सवाल पूछने में। हाँ कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का, अरे हमारा जो स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस वक्त इस तरह का नहीं था। आपको अच्छी तरह याद होगा, पीपीई किट नहीं थी हमारे पास, वेंटिलेटर्स का अभाव था हमारे पास। उस वक्त की जो स्थितियां थी, लॉकडाउन लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी सरकार की। जो लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष में बैठ के, वो अपने 60 साल के कार्यकाल में ऐसा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं देखे गए थे। ठीक है अत्री जी, मुझे डॉक्टर ए के पांडे जी के पास जाना है। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, अगर बीजेपी शासित प्रदेशों में आंशिक तौर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन लग रहे हैं, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है जिलेवार तरीके से, तो फिर उसका कारण क्या है? क्या वहां पर बुनियादी ढांचा मजबूत तो नहीं है जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, ऐसा है आयुष, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो एसओपी जारी हुई है, जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हो, चाहे वो सोशल प्रोग्राम है, चाहे वो रिलीजियस प्रोग्राम है, अगर वो आप इंडोर करना चाहते हो तो कम से 50 आदमियों से ज्यादा आप इकट्ठा नहीं कर सकते, आउटडोर करना चाहते हो तो 200 से ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन आर्थिक गतिविधियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उद्योग धंधे इसी तरह से चलते रहेंगे, काम धंधे इसी तरह से चलते रहेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर फसल खरीद, ठीक है, मैं समझ गया प्रभु जी, आपका कहना यही है कि सरकार जो कोशिश कर रही है वही कोशिश लगातार जारी रहेगा। आश्वासन भी जो दिया जा रहा है वो मजदूरों के साथ लगातार सरकार खड़ी रहने की कोशिश करेगी। ताकि सर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन डॉक्टर ए के पांडे लगातार इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ए के, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि फिलहाल लॉकडाउन कितना कारगर है कोरोना का स्प्रेड रोकने के लिए, कोरोना का जो रेट है, डबलिंग रेट, वो रोकने के लिए कितना कारगर उपाय अब तक साबित हुआ है देश में भी, बाकी देशों की अगर तुलना की जाए, और साथ साथ ये कितना कारगर हो सकता है? क्या एक ऑप्शन के तौर पर इसे देख सकते हैं हम कोरोना रोकने के लिए? एक्चुअली देखिए, जो हम लोगों का जो फर्स्ट फेज में जो पहली वेव थी, उस समय में जो कम हुआ था उसका रीजन अलग था। हेलो, जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही सर? कही
तो पहले वेव में जो लॉकडाउन हुआ था एक्चुअल में उसका रियल पर्पस था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, स्पेशली गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उसमें हम लोग काफी हद तक सफल भी हुए थे। और लेकिन इस बार में गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार 3 गुना से ज्यादा केसेस बढ़े हैं, पर वो स्थिति अभी भी लगभग हम बोल सकते हैं कि उतना नहीं है और या उसके बराबर है। मतलब हमने इम्प्रूवमेंट तो किया है, लेकिन अभी जो केसेस बढ़ने का और जो लॉकडाउन पर गवर्नमेंट विचार कर रही है उसका रीजन हेल्थ इंफ्रा को इम्प्रूव करना माइनर है, बट मेजर है। लोगों में जो डर बिल्कुल खत्म हो गया है। लोगों को इतना केसेस, इतनी मोर्टेलिटी, इतनी सीवियरिटी के बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट को फिर एक ऑप्शन के रूप में लिमिटेड एंड सेक्टोरियल एरिया के हिसाब से लॉकडाउन किया जा रहा है, बट मेरे समझ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आज के डेट में जरूर कमी है। इतनी बड़ी कंट्री है, 3-3 लाख केस आएंगे तो कोई भी मतलब सिस्टम भी फेल हो सकता है। हालांकि अभी हम लोग फरीदाबाद में काफी हद तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हरियाणा के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में कंट्रोल है, बट ये बहुत हद तक क्रिटिकल हो सकता है अगर इसको हम लोग और मेजर न लिए तो। शायद एक कुछ या तो डे वाइज, सम आवर्स वाइज जितना भी हम लॉकडाउन करेंगे केसेस तो निश्चित रूप से टेम्पोरली कम तो जरूर होते हैं। स्पेसिफिक फरीदाबाद के लिहाज से अगर पूछा जाए तो फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत है, आंशिक तौर पर ही स्पेसिफिक अगर जानकारी मिले डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे समझ से 2 ऑप्शन होने चाहिए, आंशिक लॉकडाउन करके। और एक्चुअली मेरा एक बहुत ये है स्टडी की, जो मजदूरों का पलायन है सरकार को अब सोचना चाहिए कि उनको रोकने के लिए क्यों ना इंडस्ट्री को, सारे वर्कर्स को इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। आपको उनको वैक्सीनेट करेंगे तो एटलीस्ट 8 to 10 मंथ के लिए वो प्रोटेक्टेड होंगे। इवन इन्फेक्शन भी होगा तो इट इज वेरी माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक, तो वो काम कर सकते हैं। तो मेरे समझ से ये दोनों काम साथ साथ, क्योंकि स्पेशली हम फरीदाबाद की सोचे तो ये सिटी ऑफ इंडस्ट्री है, वर्कर्स बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना इंडस्ट्री को ही मोटिवेट किया जाए या गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। आपका सुझाव बहुत बेहतर लगा डॉक्टर अखिल पांडे। मैं इस पर एसडी त्यागी जी आपकी राय जानना चाहूंगा। इस पर आप कितने सहमत है कि मजदूरों को वैक्सीनेट किया जाए, इससे न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि जो मजदूरों के अंदर वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण का जो खतरा है वो भी कम हो सकेगा? त्यागी जी। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और बड़ी कंपनियां, वो तो सब कुछ कैपेबल है करने के लिए और कर दे रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति भी है। जिनमें मैं बहुत बड़ी कंपनियों का नाम अभी आपको ये भी कहा, स्कॉर्पियो, इनके समांतर हमारी गुड़गांव में भी हीरो मोटोकॉर्प और सुजुकी वगैरह में जहां जहां यूनियन है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो मिडिल इंडस्ट्री है, जो एम्प्लॉइज के बारे में कुछ कभी सोचती ही नहीं है। सोचना एक तब समझती है कि हमें तो सिर्फ इनसे इंसान नहीं, इनसे मशीनों की तरह काम लेना है। वहां पे मास्क, वहां पे जो नॉर्म गवर्नमेंट हरियाणा ने, केंद्र सरकार ने बनाए, वो उनकी कोई पालना नहीं करते। डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो किसी न किसी कंपनी में बिना बताए जरा छापे, वहां पे क्या हालत है। ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीतिक पार्टियों को भी आपस में ना लड़के एक इसको राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हुए हमें सब जगह इसके मुकाबले के लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, मैं लास्ट नवंबर में 20 में सफर रहा हूं कोरोना का, 10 डेज में हॉस्पिटल में रहा। मैं मास्क लगाता था, मैंने कोई ऐसी अपनी जानकारी में लापरवाही नहीं करी। सुनो सर, मैं जब पब्लिक को मिलता हूँ, वर्कर भी मिलते थे, डिस्टेंस भी बनाया, लेकिन उसके बाद मुझे ना मालूम कि कहां से मुझको इन्फेक्शन हुआ। खैर मैं आपके बीच में हूँ आज, मैंने वैक्सीनेशन भी ले लिया। अब वैक्सीनेशन की बात दूसरे के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कब बुलाएंगे। वैक्सीनेशन की डॉक्टर साहब ने बात तो कही है। चलिए ठीक है, कुछ कह रहे थे, जल्दी पीड़ित है, बीमार है, उनको हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिल रही। अभी एक इंजेक्शन जो इसके लिए वायरस का लगाया जाता है, कौन सा नाम है वो, उसके लिए लोग हमारे बारे में रहे हैं। जी, जब ये मेडिकली भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के आंशिक तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत हो सकती है, इस पर क्या पक्ष है आपका? ठीक है त्यागी जी, सुन लेते हैं। त्यागी जी, आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपने जो व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है उसी का जवाब सुनते हैं। सबसे पहली बात, रेमडेसिविर के बारे में ये साहब कह रहे हैं कि लोग मारे फिर रहे हैं। हरियाणा का एक केस बता दीजिए जिसको रेमडेसिविर अवेलेबल ना हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अरे जो इनको अरे भाई आपको बीच में बोलने को नहीं बोला, आप बाद में अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने अभी
नेताजी सुन लेते हैं, बारी बारी से अपनी बात रखेंगे, ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी बात। हाँ, कहाँ से बुला लेते हैं ऐसे लोगों को यार? ठीक है। नहीं प्रवीण अत्रे जी, आपसी बहसबाजी नहीं, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपसी बहसबाजी में होती है। अरे भाई सुनिए, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक बात कही कि वैक्सीनेशन और अगर वो इंडस्ट्री के अंदर लेबर के साथ वैक्सीनेशन की जो डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया, बहुत बेहतरीन बात है। अरे भाई एक मिनट चुप करो यार, डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया बेहतरीन सुझाव है, लेकिन अब क्या हुआ, क्या रिएक्शन ये आया कि साहब जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो तो अपने वर्कर को केयर करती हैं, बट छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो ध्यान नहीं देती, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, अरे भाई इनको चुप करवा, मत करो बीच में दोस्त। देखिए, जबकि हो क्या रहा है कि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। अगर बड़ी कंपनीज अपने बूते पे, अपने यहाँ पे कैंप लगा के अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेट करवा रही हैं, तो छोटी कंपनी वालों को करना केवल इतना है कि अपने लेबर को मोटिवेट करना है कि भाई फला सेंटर में जाके आप वैक्सीनेट हो जाओ, सरकार तो मुफ्त कर रही है वहां पे। ठीक है। ये बात कहने के प्रवीण जी, मेरे पास वक्त कम है, बाकी लोगों से भी मुझे सवाल करना है। बालमुकुंद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। फिलहाल अगर आप लॉकडाउन को एक ऑप्शन मानते हैं कि बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये ऑप्शन कितना कारगर है, महाराष्ट्र में कितना कारगर हो पाया है, खास करके लॉकडाउन के बाद अगर हम वहां पर पलायन देख रहे हैं। दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं लागू किया गया, इसके बावजूद पलायन शुरू हो चुका है। हरियाणा में सरकार लगातार लॉकडाउन को खारिज करती रही है इस बार, इसके बावजूद अगर पलायन हो रहा है, तो लॉकडाउन और पलायन दोनों को पैरेलल आप कैसे लेकर चल सकते हैं? लॉकडाउन नहीं होना। बालमुकुंद जी, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। आज इस महामारी में हमारे देश की केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें परस्पर तालमेल से काम कर रही हैं। छोटी छोटी कुछ बातें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में जहां तक है कि ब्रेक द चेन तोड़ने के लिए, ये कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये एक उपाय है, और इसके बहुत उपाय हैं। वैक्सीनेशन भी एक उपाय है, वैक्सीनेशन भी देश में चला हुआ है। लॉकडाउन भी, आंशिक लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, ये सारे उपाय हैं और सभी सरकारें मिलकर कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, महामारी है, इसमें तू मैं से काम नहीं चल सकता। इसमें हम सब की जिम्मेवारी, एक आम नागरिक के तौर पर मेरी जिम्मेवारी है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मेरी जिम्मेवारी है, और एक परिवार के मुखिया होने के नाते मेरे परिवार की मेरी जिम्मेवारी है। इस तरीके से हमें समझ करके सब कुछ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल। अगर आज गरीब तबके के जो लोग रोटी रोजी के लिए आए हैं, उनका डर है। अगर सरकार उनको इस तरीके से प्रोत्साहित करती है कि आप यहाँ रहिए, उद्योग चलाएंगे, वो रुके, बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रदेश की गतिविधि भी चलानी है, जीडीपी भी देखनी है देश की। ये जो हम लोग बोल देते हैं, ये कोई विषय ऐसा नहीं है। ये देश तो सरकारें कंटिन्यू आएंगी जाएंगी। आज किसी की सरकार है, कल किसी की सरकार है, कल मेरी सरकार होगी। ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहेगा। दुनिया के बड़े देशों में 200 सालों से सरकारें हैं। हमें तो बाद में आजादी मिली है और लंबे समय तक हम शासन में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासन में। अब उनकी जिम्मेदारी है इस कोरोना महामारी से कैसे निपटेंगे। ये अगर अच्छे से निपट रहे तो इनका नाम होएगा, और अगर ये अच्छे से नहीं निपट पाए तो इनका फेलियर होएगा। जहां तक हमारी जिम्मेवारी की बात है, सरकार ठीक है बालमुकुंद जी, बातें आपकी ठीक है, मैं उसे अध्यक्ष हैं हम लोग। लेकिन जो मेरा सवाल था कि आप या तो लॉकडाउन की बात कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन जब लगाएंगे तो फिर पलायन रुकेगा नहीं, ये साफ है। पिछले साल भी हमने देखा, और इस साल जैसे ही लॉकडाउन की आहट हुई कुछ राज्यों में, वहां पर पलायन शुरू हो गया है। लॉकडाउन के बीच पलायन न हो, इसका क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है? इसका मैं बताता हूँ। देखिए, आप समझिए, जो लोग ये पलायन कर रहे हैं ना, ये ताजा खाते हैं, ताजा कमाते हैं। एक तरह से हमारे देसी कहावत है, ताजा पानी निकाल के पीते हैं। ये लोग तो एक महीना भी सहन नहीं कर सकते, किराया देना होता है इनको अगले महीने। तो ये कहना जो है ना, उनके साथ बद्दा मजाक है कि कोई साजिश कर रहा है। अमनदीप जी, इस पर मैं आपका जानना चाहूंगा ओपिनियन आखिर क्या है। पलायन रुकेगा क्या बिना लॉकडाउन के? और जिस तरह से लॉकडाउन की आहट हो रही है, मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है, इसको रोका कैसे जा सकता है, और सरकार इसमें कितनी कोशिश कर रही है? आपको कितनी कमी दिख रही है इसमें? जी आयुष जी, बहुत अच्छा सवाल। मैं जैसे डॉक्टर पांडे ने बताया कि इस वक्त अगर सरकार लॉकडाउन की सोच रही है, तो वो इसलिए नहीं सोच रही कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। वो इसलिए सोच रही है कि लोगों के अंदर कोरोना को लेकर के जो सख्ताई आनी चाहिए थी, जो गंभीरता आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण हम ये मानते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहा कि जिससे लोगों को अंदर ये एक इंप्रेशन आए कि गंभीरता है कोरोना को लेकर। और मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, वो कोरोना के डर की वजह से नहीं,
वो केवल अपनी पेट की वजह से पलायन कर रहे हैं, उनको कोरोना का कोई डर नहीं है। और कोरोना के खतरे के साथ वो पलायन के साथ तो कोरोना संक्रमित ज्यादा हो सकते हैं अगर वो ऐसे पैदल जाएंगे, घूमते हुए जाएंगे। और इसका मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल भारत के अंदर सबसे घनत्व वाला जो प्रदेश है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और उसके अंदर अगर चुनावी रैलियों के अंदर हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल इतनी ज्यादा भीड़ में घूम रहा है, तो संभावित सी बात है कि लोगों को, देश के लोग इतने ज्यादा गंभीर नहीं होंगे इस महामारी के प्रति। तो मेरा आग्रह है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, और भाजपा के साथी प्रवक्ता भी बैठे हैं, कि भैया उन नेतृत्व को भी गंभीर होना पड़ेगा, तभी लोग जाकर के ये समझेंगे कि सच में बहुत भयानक महामारी है और इसे हमें लड़ना है सबको मिलके, साथ मिलके। तो सब सरकार की एक बहुत बड़ी यहाँ पर नाकामी है कि वो लोगों को इसकी गंभीरता समझाने में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी लेकर इसको गंभीर नहीं है। खुद इस तरह से उनका आचरण है कि जैसे लगता है कि एक महामारी है ही नहीं। डॉक्टर अकी पांडे, मेरा दो सवाल आपसे, दो छोटे छोटे सवाल। एक तो पलायन की वजह से संक्रमण पिछली बार कितना फैला था और ये सरकारों के लिए सबक कितना होना चाहिए? पलायन में हमने देखा पिछले साल लॉकडाउन के बावजूद अगर केसेस बढ़े थे तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन यही था, माइग्रेशन था, जो मजदूर शहरों से वापस लेके गए, साथ साथ संक्रमण को भी। ये कितना बड़ा कारण है? और इसके साथ साथ हम सरकार की जवाबदेही तय करें, बिल्कुल होनी चाहिए अगर केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एज एन समाज, हमारे एज एन सोसाइटी, हमारी कितनी जिम्मेदारी है, और आप डॉक्टर्स लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं इस कोरोना काल में? ये देखिए, बिल्कुल सही है, पलायन से संक्रमण बल्कि बढ़ेगा रुकने के बजाय, क्योंकि लोग जाएंगे, लोगों में डर, जो अभी एक पैनलिस्ट ने बताया कि ये रोजी रोटी जाने का डर है, उनको बिल्कुल संक्रमण का डर नहीं है। और मेरे समझ से सभी मेजर लेने चाहिए कि जिससे आप पलायन रोक सके। आप उनको इंडस्ट्री बंद ना कराएं, बल्कि उनको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैक्सीनेट कराइए, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि आप वैक्सीनेशन से आप बचेंगे। बाई द वे होगा तो बहुत ही माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होगा, जिसके लिए उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनको रोजी रोटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए सबसे पहले, इसकी वजह से वो छोड़ के जाते हैं। और वो जहां जहां जाएंगे, आपको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है, कैरियर है। जल्दी से समाज से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? एज एन डॉक्टर लगातार आप लोग फ्रंटलाइन पर हैं, जिम्मेदारियों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, जिम्मेदारियां तो ये है, क्योंकि अभी तो ये भी प्रूफ हुआ कि ये एयरबॉर्न डिजीज है, तो मास्क 100% सबको पहनना चाहिए, और ये बड़ी बड़ी गैदरिंग निश्चित रूप से रोकनी चाहिए। तो मेरे समझ से ये 2-3 चीजें हैं, हैंड हाइजीन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। एस जी त्यागी जी को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर आखिर में मैं प्रवीण अत्री जी आपके पास आऊंगा। निवेदन है और सुझाव भी है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, उससे आर्थिक स्थिति देश की खराब होती है, सामाजिक ढांचा ताना बना हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर पांडे ने, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि लोग जब भूखे मरेंगे और उनके पास काम नहीं होगा। जब सीएम साहब से हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने एक निवेदन किया था कि जो बड़े बिजनेस हाउस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में, वो बंद नहीं होनी चाहिए। उनमें तो जो मैन पावर मजदूर है वो है ही, वो तो वेल पेड मजदूर है, वो तो 3 महीने घर से निकालेगा। ठीक है अत्री जी, अगर ये आश्वासन लगातार दिया जा रहा है मजदूरों को कि लॉकडाउन नहीं होगा, तो फिर कोरोना पर काबू पाने के लिए लगातार पैरेलल कोशिश क्या हो रही है कि मजदूरों को ये डर बिल्कुल हो ही ना, मजदूर बिल्कुल आश्वस्त रहें कि न तो हमें कोरोना होगा, न तो हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा आयुष, जहां तक लॉकडाउन की बात है, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि लॉकडाउन नहीं होगा। और रही बात कोरोना पे कंट्रोल की, आज स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा पूरी डिटेल में जनता के सामने रखा कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। आज हम बहुत बेहतर स्थिति में है, किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, वैक्सीनेशन, आज हरियाणा के अंदर लगभग 35 लाख लोग जो है वैक्सीनेट किए जा चुके हैं, 1 लाख वैक्सीन पर डे की एवरेज। और सरकार लगातार इस अभियान को चला रही है, जागरूकता फैला रही है, बार बार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। तो सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो और जल्दी वैक्सीनेट हो। और सबसे बड़ी बात, देखिए, एक तरफ तो बार बार सरकार कह रही है लॉकडाउन नहीं होगा, और दूसरी तरफ कोई भी प्रवक्ता यहाँ बैठ के ये कह दे कि साहब देखिए 5 राज्यों के चुनाव के बाद लॉकडाउन सरकार अचानक कर देगी, इस तरह की बात हो रही है। ये वो डर होता है, ये वो प्रोपेगेंडा होता है जो एक डर पैदा कर देता है। आपको एक तरफ आप कहते हो हमारी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ इस तरह की बात कर देते हो चैनल में बैठ के। जब सरकार कह रही है लॉकडाउन नहीं होगा, तो आपको ये बात अपनी जुबान पे भी ला लेनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए प्रवीण अत्री जी, मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए।
पलायन किसी के पक्ष में नहीं। अगर पलायन होगा तो मजदूरों के लिए जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन पलायन के साथ एक बड़ा डर भी जुड़ा हुआ है। पिछली बार पलायन हुआ था तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का जो खौफ था वो लगातार बढ़ा था, केसेस बढ़े थे। इस वजह से भी सरकार इसको लेकर लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। सरकार आश्वस्त कर रही मजदूरों को कि फिलहाल रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं होने देंगे। इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।